मोमेंट पे आगे निकल जाते हैं, जिस टाइम पे आप 5 ईयर एलएलबी कोर्स में एडमिशन लेके और इस तरीके से सीरियसली लॉ की पढ़ाई शुरू करते हैं। बट व्हेन आई टॉक अबाउट द क्लिनिकल पार्ट, व्हेन आई टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ लॉ, वहाँ पे चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ से निकल के रियल वर्ल्ड में जाते हैं, यू ट्राई टू प्रैक्टिस या फिर यू ट्राई टू एक्ट एज अ कॉर्पोरेट लॉयर, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें लिखित की ट्रेनिंग तो पर्याप्त मिली है, हमारी ड्राफ्टिंग भी मोर और लेस ओके होती है, हमारी लैंग्वेज भी मोर और लेस ओके होती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ भी ठीक होती है। बट जब कोर्ट के सामने अपने केस को प्रेजेंट करने की बारी आती है तो बहुत सारे फ्लक्चुएशंस और वेरिएबल वहाँ पे आ जाते हैं। ना मूट कोर्ट इज द एक्सरसाइज ऑफ क्लिनिकल पेपर। आपके एलएलबी के सब्जेक्ट में जो है थ्योरेटिकल पेपर्स भी हैं और क्लिनिकल पेपर भी। तो मूट कोर्ट कम्स इन द पर्व्यू ऑफ क्लिनिकल पेपर। एनएलयूज में मोस्टली आपको सेकेंड ईयर से या फिर सेकेंड सेमेस्टर से भी मूट कोर्ट में एक तरीके से ट्रेनिंग दे दी जाती है, so that you guys can go and actually learn how to do moot court from the third year or second year. But यहाँ पे चूंकि वो moot court का जो clinical paper है that is scheduled in 5th year, उसकी वजह से पूरे 4.5 साल आपको कोई formal knowledge नहीं मिलती moot court. So when I talk about the moot court, it is just the imitation of real life court experience, just to make you aware कि कैसे जब आप कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए जाएंगे तो आपको जजेस के सामने स्टैंड करके अपने आर्गुमेंट्स डिलीवर करने हैं, कैसे आपको वहाँ पे अपने स्पीच को, अपने लीगल नॉलेज को जो है आर्टिकुलेट करना है, कैसे आपको अपने क्लाइंट के लिए वहाँ पे रिलीफ लेनी है। दो तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है मॉक ट्रायल। मॉक ट्रायल में क्या होता है ना कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपने देखी है, सिविल, फैमिली, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। खिचड़ी का एक मूवी आया था जिसमें वो लोग कोर्ट रूम ड्रामा दिखाया था। देन जॉली एलएलबी पार्ट and many more movies like Criminal Justice and all. Now what is this? जो इसमें दिखाते हैं that is mock trial. तो mock trial में क्या होता है, गवाह भी नकली, जज भी नकली, आपकी अदालत का कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत, everything is shown you ताकि आप समझ पाओ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फंक्शनिंग कैसे होती है। But as we know, there is a research proving it. कि now majority of the young law graduates they are not moving to district court first. वो सीधा जा रहे हैं या तो हाई कोर्ट और बहुत ambitious है तो ट्राइब्यूनल्स और सुप्रीम। Now, when we talk about the advocacy at High Court and then Supreme Court, moot court is something that helps you because these courts are the court of record. वहाँ पे आप usually अपील में जाते हो, आपके पास एक रिकॉर्ड होता है और आप उसके बेसिस पे जो है वहाँ पे जाके कह सकते हो। मैं जब सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप करने गया था तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक फाइल जो है 15 से 20 सेकंड टेबल पे होती है जज, क्योंकि जज घर से पढ़ के आते हैं। That means अगर आपने 15 सेकंड में कुछ इंपॉर्टेंट बोलना शुरू नहीं किया and before the starting of your argument, वो सीधा आपकी फाइल को उठा के डिस्पोजल में डाल दें। That simply means कि मूट कोर्ट इज द एक्सरसाइज कि सबसे तगड़ा वार कैसे करना है, सबसे इफेक्टिवली आर्गुमेंट को कैसे रखना है, सबसे कम टाइम में कैसे कोर्ट को कन्विंस करना है और कैसे एक अच्छा एडवोकेट बनना है। सो मूट कोर्ट जो है मैं चाहूँगा कि आप लोग आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा करो। अगर आपको प्रैक्टिस का मन नहीं भी है तो ज़्यादा करो, क्योंकि यू नेवर नो कि कब आपको कोर्ट के सामने, ट्राइब्यूनल के सामने जाके अपना केस प्रेजेंट करने की जरूरत है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग ऑफ द मूट कोर्ट इज कि अगर आप मूट कोर्ट में रेगुलरली पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट बात सबसे प्रिसाइज वे में कहने की एक स्किल मिल जाएगी। क्योंकि कोर्ट में अगर आप बड़े स्पीच जॉली एलएलबी टाइप 10-10 मिनट का देना शुरू करेंगे, then I am sure that your case will be thrown in 1 or 1.5 minutes. हालांकि मूट कोर्ट में आपको पूरे 15 मिनट मिलते हैं कि आओ जो आपने बोलना है खड़े होकर दोनों स्पीकर बोलो। बट रियल लाइफ कोर्ट के लिए अगर आपको तैयारी करनी है, अगर आप लिटरली अच्छे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स बनना चाहते हैं, देन आपको इस एक्सरसाइज को रिपीटेड वे में करने की जरूरत है। सो आई कांग्रेचुलेट द इंट्रामूट टीम, द होल ऑर्गेनाइजिंग टीम। आई कांग्रेचुलेट देम फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट and I am proud of them because it's all girls team I'll say and they are doing exceptionally well। और मैं थोड़ी सी बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ। मैंने अभी तक ये बताया कि मूट कोर्ट क्या है और क्यों करना है। अगर क्यों करना है में कोई अभी भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी राइट। मूट कोर्ट क्यों करना है, अभी भी किसी को है कि सर अभी भी मन नहीं हो रहा, मजा नहीं आ रहा, हम क्यों करें सर? कोई है, कोई भी आपको क्लैरिफिकेशन है इस स्टेज पे, कैन आस्क मी राइट। या तो मैंने बहुत क्लियर कर दिया या मैंने क्लियर कर दिया, जो भी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। एनीवन आस्किंग एनी क्वेश्चन?
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको मूड कोर्ट के टाइम पे याद है। दे टीच यू हाउ टू ड्राफ्ट योर केस, आपको मेमो ड्राफ्ट कैसे करना है, मेमो का अलग मार्क्स होते हैं जो आप रिटर्न सबमिशन करते हैं। बट जो सबसे क्रिएटिव काम होता है मूड कोर्ट में वो होता है जो आपका ऑन स्पॉट जो एक थॉट प्रोसेस, क्रिएटिव प्रोसेस जो है जिसकी वजह से आप सामने वाले के ओरल आर्ग्यूमेंट्स को क्या करते हो, काउंटर करते हो। जो इंडिया का प्रैक्टिसिंग लॉ है, जो इंडिया का लॉ है, जो CPC है, ये आपको क्या परमिट करते हैं पता है कि आप फंडामेंटल पॉइंट्स को आप रिटर्न सबमिशन में लिखेंगे, बट आप ओरल पॉइंट्स के जरिए भी कोई भी चीज को क्या कर सकते हैं, कोर्ट के सामने रेज कर सकते हैं। यानी कि द ओरल आर्ग्यूमेंट्स आर द हिडन स्पॉट विद इन द पर्व्यू ऑफ एडवोकेट, जो वो सीधा चलाते हैं आगे कोर्ट। एंड इट्स नाउ और नेवर, या तो आपको तुरंत काउंटर करना है उसको, या तो आप केस वहां पे हार लेंगे। दिस इज माई, वो जो स्पॉन्टेनिटी की जो ट्रेनिंग है वो आपको कहीं ना कहीं वहां से मिलेगी। पहला स्टेप क्या है, चलो प्रैक्टिकल पॉइंट पे आ जाते हैं कैसे करना है। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज कि आपको एक मूड प्रीपोजिशन मिलेगा, एक पेज मिलेगा, आपको शायद मिल रखा होगा। तो मूड की जो प्रॉब्लम मिलेगा, नॉट से प्रीपोजिशन, वो आप बनाते हैं। ऐसे मूड प्रॉब्लम जो मिलेगी उसके बेसिस पे जब आप मेमोरियल ड्राफ्टिंग शुरू करें उसके ठीक पहले आप उसको कम से कम, अगर 3 पार्टिसिपेंट्स हैं तो एक पार्टिसिपेंट 20-20 बार पढ़ेगा। अपने बोर्ड को 20 बार पढ़ना है कैसे सर? एक पेज को 20 बार पढ़ना है ना, 20 पेज पढ़ने के बराबर। बट एक ही पेज को बार बार पढ़ना इज वेरी 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 बोरिंग। बट यू नो व्हाट, आप 3 बार पढ़ोगे ना, आपकी प्रॉब्लम समझ ही नहीं है। 5 बार में भी प्रॉब्लम नहीं समझ आएगी, क्योंकि वहां तक आप क्या कर रहे हो, आपके सेंसेस वर्क कर रहे हैं। 6वें बार से जब आप पढ़ना चालू करते हैं तब आपका ब्रेन एक्टिवेट होता है, बट ओके अब देख ही लेते हैं है क्या। तब आप उस प्रॉब्लम के अंदर के लीगल इश्यूज को लिस्ट डाउन करना शुरू करते हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट राइटिंग डाउन दोस लीगल implications, analysis and legal points of the problem, तब आप जो है धीरे 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 स्ट्रक्चर्ड वे में क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को डिकोड करते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि मेमोरियल सबमिशन के 2 घंटे पहले आपको एक ऐसा पॉइंट मिलता है जो पूरे लास्ट तक आपने जो है उसको ध्यान ही नहीं दिया। सो उस कंडीशन में क्या होता है कि आदमी को पूरा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। इसीलिए पहला सजेशन है कि जो भी आपको मूड की प्रॉब्लम इन्होंने की है, द टीम हैज गिवन। हो सकता है तुम्हें थोड़ा ओल्ड स्कूल पैटर्न लगे, बट आप नॉर्मली उसको 20 से 30 बार पढ़ेंगे और वो भी तीनों अलग अलग पढ़ेंगे अपने नोट्स बना के, और फिर जब साथ में बैठेंगे ना तब आपको क्लियर होगी कि मूड प्रॉब्लम क्या है। देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि क्या है और कैसे करना है। देखिए सिंपल सी बात है कि मूड कोड मोस्टली लोगों को लगता है कि पोडियम में खड़े होकर 30 मिनट का आर्गुमेंट सेट प्रिपेयर करना है। दैट्स ऑल। व्हाट यू थिंक अबाउट मूड कोड? इट्स नॉट दैट सिंपल। सबसे ज़्यादा आपने मेहनत करनी है अपना मूड का मेमोरियल बना के। मूड कोड की जो प्रक्रिया है, इसमें दिक्कत क्या है कि आपको पिटिशनर के साइड से भी बनाना है, आपको रेस्पोंडेंट के साइड से भी बनाना है। नॉर्मल कोर्ट केसेस में क्या होता है कि या तो आप पिटिशनर के साइड से बनाते हो या आप रेस्पोंडेंट के साइड से बनाते हो। तो आपका एक जो थॉट प्रोसेस है वो एकदम मोनोटोनस है कि हाँ इसमें भाई पिटिशनर स्ट्रॉन्ग है तो मैंने उसके साइड से मेमोरियल बना दिया, मतलब अब मैं कहीं ना कहीं केस में स्ट्रॉन्ग हूँ। बट क्योंकि मूड कोर्ट में दोनों के साइड से बनाना है, इसमें बैलेंसिंग अप्रोच रखना जरूरी है। आप अपने ही टीम में से किसी एक को बोल दो कि यू आर इन चार्ज ऑफ आर्गुमेंट्स फ्रॉम द पिटिशनर साइड, यानी पिटिशनर साइड वाला जो मेमोरियल बनेगा उसका मेन ड्राफ्टिंग तुम देखोगे। दूसरे व्यक्ति को आप कह सकते हैं कि यू विल बी द इन चार्ज ऑफ आर्गुमेंट्स ऑफ द रेस्पोंडेंट साइड, यानी कि रेस्पोंडेंट साइड के जो अच्छे मटेरियल हमको समुद्र मंथन में मिलेंगे, इस रिसर्च में मिलेंगे, वो सारे काम तुम करोगे। अब रिसर्चर जो होता है मोस्टली वो गिफ्टेड आदमी होता है। रिसर्चर बोलता है देखो मैं पार्टिसिपेट कर लूँगा लेकिन मेरे से ना कुछ काम हो पाएगा और ना मैं ज़्यादा कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊँगा। अगर ऐसा स्थिति बनता है, हमारे टाइम पे हम रिसर्चर को बोलते थे कि वो है मूड कोर्ट के दामाद जी, काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट, फ्री सर्टिफिकेट, नथिंग टू डू एंड नथिंग टू स्पीक। बट एक्चुअली में रिसर्चर की पोजीशन है कि वो बंदा कम से कम रोज 4 घंटे कंप्यूटर में बैठेगा, गूगल सर्च करे, चाहे वो डेटाबेस पे जाए, ट्राई टू लुक आफ्टर फ्री डेटाबेस। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मनुपात्र से केसेस निकाल रहे हैं या आप इंडिया कानून से केसेस निकाल रहे हैं, जब तक आपको लीगल पॉइंट्स वैलिड कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गूगल स्कॉलर यूज करना, अच्छे स्कॉलरली आर्टिकल्स निकालना, वहाँ से अच्छे आपको आर्टिकल्स जो है वो मिल जाएंगे गूगल स्कॉलर से। क्योंकि आपको नॉर्मल गूगल क्या देगा, आपको बेसिकली न्यूज़ देगा, आपको वो क्या दे सकता है, कोई छोटे मोटे ब्लॉग दे सकता है। बट मूड
कोर्ट की रिसर्च के लिए आपको गूगल स्कॉलर से ही डेटा निकालना फायदेमंद है। फ्री के बहुत सारे डेटाबेस हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स निकालते हैं। हाँ, उसमें दिक्कत क्या होती है, 500 पैराग्राफ्स होते हैं, 80-80 पेजेस होते हैं। मैं उसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ। शुरू के 10 पैरा और आखिरी के 10 पैरा पढ़ लेंगे, बीच में कुछ चीजें छूटेंगी, देयर इज अ वैक्यूम इन इट, लेकिन पूरा का पूरा जजमेंट अच्छे से समझ आ जाए। शुरू के 10 पैरा और लास्ट के 10 पैरा, क्योंकि बीच में ना बस वो केसेस को ही घुमाते रहते हैं, आपको कोई जरूरत नहीं हो जाती। अपने जो केसेस हैं वो सही से साइड करो, अपना जो मूड का आर्गुमेंट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा केसेस साइड करो, ज़्यादा से ज़्यादा लीगल प्रोविजंस का इंटरप्रिटेशन वहाँ पे लगाओ। लॉ को पहले अच्छे से पढ़ना, एक लाइन मत ड्राफ्ट करना जब तक कि जितने भी लॉज में इन्वॉल्व हैं उन लॉज को आपने अच्छे से पढ़ने दिए। जैसे अभी जो आपकी जो मूड प्रिपोजिशन है, आई थिंक इट्स ऑन सरोगेसी लॉ। सरोगेसी में इंडिया का पर्सपेक्टिव देखना, इंडिया का आज से 20 साल पहले का पर्सपेक्टिव देखना, अभी का पर्सपेक्टिव देखना, यूके यूएस जैसी प्रोग्रेसिव कंट्रीज का देखना। क्योंकि हमने क्या किया है कि हमने जो है अपना कॉमन लॉ सिस्टम पे बेस्ड लीगल सिस्टम डेवलप किया है। हमने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने किया था और हमने उसे इनहेरिट किया। ऑल्दो हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज बॉरोड फ्रॉम एवरी कंट्री, बट द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बॉरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऐसे ही हमारा जो लीगल सिस्टम है वो कॉमन लॉ सिस्टम पे बेस्ड है। मींस कि कॉमन लॉ के जो कंट्रीज हैं वहाँ के आप एग्जांपल लेके सरोगेसी लॉ को क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। आप मूड कोर्ट कर रहे हैं, आप बिल्कुल बाउंड नहीं कि आप सिर्फ इंडिया की चीजें ही साइड करें। यू कैन गिव अमेरिकन एग्जांपल्स, यू कैन गिव एग्जांपल फ्रॉम द कोर्ट डिसीजन ऑफ यूके। आप ऐसा करके अपनी प्रॉब्लम को रिफाइन करेंगे, उसको ज्यादा इंटरनेशनलाइज बना पाएंगे, बिकॉज योर मूड प्रॉब्लम इटसेल्फ contains the international phenomena, contains the international question of law. सरोगेसी को अभी तक कोई भी देश कॉन्क्रीट लॉ नहीं बना पाया। ठीक है, they have laws in place, लेकिन वही चल रहा है, कभी वो सही हो रहे हैं, कभी वहाँ पे लोग उसका विरोध कर रहे हैं। सो इस वजह से गो ग्लोबल एंड एक्ट लोकल। गो ग्लोबल का मतलब अपने रिसर्च को इंडिया तक, बिलासपुर तक, छत्तीसगढ़ तक गूगल सर्च मत करना। Try to look at the legal perspectives of all the legal systems of the world, at least the relevant ones. ये अभी के लिए बता रहा हूँ, बात के लिए बता रहा हूँ। वहाँ के अच्छे जूरिस्ट के बोले आप जा सकते हो, वहाँ के अच्छे जो कोर्ट से उनके जजमेंट से कुछ चीज़ें निकाल के ला सकते हो। उससे तुम्हारे मूड प्रिपोजिशन में जब वो तुम मेमोरियल सबमिट करोगे, इट विल एनहांस द वैल्यू। आगे भी जहाँ भी नेशनल इंटरनेशनल में जाओगे, ये चीज़ों से आपको वैल्यू मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि ओरल आर्ग्यूमेंट जो है वो किस चीज़ पे बेस्ड होना चाहिए। तो देखो, ओरल आर्ग्यूमेंट जब आप करेंगे तो ओरल आर्ग्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इट्स मोर लाइक अ बैटिंग ऑफ पावर प्ले, लाइक इन T20। इसी शुरू के 6 ओवर देखना और आखिरी के 6 ओवर देखना, पूरा गेम आपको समझ आ जाता है। ओरल आर्ग्यूमेंट भी ऐसे है कि आपने रिसर्च कितनी अच्छी करी है, मैमो कितना अच्छा बनाया है, आपका रिसर्चर कितना मेहनती है, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि जब वो जनता समाज के सामने आपकी टीम को रिप्रेजेंट करेगा मूड कोर्ट में, तो कितना बढ़िया से परफेक्टली जज के सामने डिलीवर करता है। सो ओरल आर्गुमेंट में कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला, जो मूड की प्रॉब्लम में फैक्ट स्टेटेड है उसको लॉ के साथ अच्छे से लिंक करना है। लिंकिंग ऑफ फैक्ट विथ लॉ इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ओरल आर्गुमेंट्स। अगर आपने कहानी बढ़िया से समझा दी फैक्ट्स की, बट उसके बाद आप उसको एग्जिस्टिंग लॉ से लिंक नहीं कर पाए, देन इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। तो फर्स्ट स्टेप और रूल नंबर 1, लिंक द फैक्ट विद द लॉ इन अ गुड। अच्छा इंटरलॉक बनाना ताकि कोई फैक्ट और कोई लॉ के बीच का रिलेशन ना छूटे। फाइन। देन नेक्स्ट वन इज कि आप सिर्फ नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी कन्वेंशंस हैं, इंटरनेशनल कोर्ट के जजमेंट हैं या फिर फॉरेन कोर्ट के जजमेंट हैं, उनको साइड कीजिए। लाइक आई स्टेटेड, व्हाई यू आर एक्टिंग लोकल, you should first of all go and research in the global perspective, because your topic needs a global research. आप इंडिया के बेसिस पे अपना प्रिपोजिशन के बाद मेमोरियल नहीं ड्राफ्ट कर पाएंगे, you have to go and search for the international points. अब अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले आपको अपने केस के जो आर्गुमेंट्स हैं या मैं कह सकता हूँ फंडामेंटल इश्यूज हैं, क्योंकि पूरा केस जो है ना वो इश्यूज के साथ ही डिसाइड होता है। जब कोर्ट जजमेंट लिखती है ना तो वो लिखती है फॉर द विद रेफरेंस टू फर्स्ट इशू द कोर्ट हेड्स दैट सो एंड सो।
तो वो इशू वाइज जजमेंट जो है वो कोर्ट देता है। इसीलिए अपना जो आर्ग्यूमेंट बनाना आप वो इशू को लॉ के साथ लिंक करके बनाना। अब इशू जो है वो आपके पास अच्छे से क्लियरली इन्होंने बना के दे दिए। जो बड़े मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें कभी कभी वो लोग इशू नहीं देते हैं, बोलते हैं आप अपने हिसाब से बना के। दे वांट टू चेक इट कि आप इशू कैसे बना रहे हो। अभी तुम बहुत छोटे बच्चे हो, अभी इशू बनाने के लिए तुम्हें CPC पढ़नी पड़ेगी, प्रॉपर प्रोसीजरल लॉ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, देन यू विल बी इन द पोजीशन टू फ्रेम द इशू। इशू कौन फ्रेम करता है वैसे? कोर्ट करती है, पार्टी करती है? लेट्स हैव अ क्विज। कोर्ट इशू फ्रेम करता है, कितने लोग हैं इसमें? रेज योर हैंड। यार वोटिंग में मत हेजिटेट करो यार, वहां से थोड़ी देर। अच्छा, पार्टीज इशू फ्रेम करती हैं, कितने लोग हैं? बाकी सिर्फ अटेंडेंस के लिए आए हैं, वो है ना, बाकियों का जन से जनगणना के लिए हुआ है, ऐसा नहीं है। वोट यार एटलीस्ट। देखो मैं समझाता हूँ, इशूज आर ऑलवेज फ्रेम्ड बाय द ऑलवेज एंड ऑलवेज फ्रेम्ड बाय द कोर्ट, बट पार्टीज अपने पिटीशन में प्रपोज कर सकती हैं कि दिस कैन बी द फंडामेंटल इश्यूज दैट कैन बी डेल्ट इन दिस कोर्ट केस। तो जो सवाल है उसका जवाब दो पर्सपेक्टिव में आपको समझना है। इश्यूज कौन फ्रेम कर रहा है? कोर्ट। लेकिन इश्यूज फ्रेम करने में कॉन्ट्रीब्यूट कौन कर सकता है? द पिटिशनर और रिस्पोंडेंट। अब ओरल आर्गुमेंट में और क्या क्या चीजें हैं, आपको अपने मूल प्रिपोजिशन की या मूल प्रॉब्लम की पूरी डिटेल्स पता होनी चाहिए। कब क्या हुआ, कहाँ हुआ, किसको जो है कैसे सरोगेसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो सारा। फिर उसके बाद जो है आप रेडी रहिए अपने मेन आर्गुमेंट्स को प्रेजेंट करने के लिए, और उसके बाद आप इसलिए भी रेडी रहिए क्योंकि आप रिस्पोंडेंट के साइड से बना रहे हैं। अगर आप पिटिशनर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रिस्पोंडेंट किन किन चीज़ों पे आपको काउंटर करेगा, वो आपको आराम से पता चल जाएगा। आपको रेडी रहना है किसी भी क्राइसिस या फिर किसी भी ऑन स्पॉट जो आर्ग्यूमेंट्स आएंगे उसके लिए। इतना तैयारी कैसे करें? नहीं कर सकते। बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट्स भी कभी कभी शॉक हो जाते हैं, बट आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज रहना है क्योंकि यू आर फाइटिंग अमंग्स योर फ्रेंड्स, योर बैचमेट्स एंड योर जूनियर्स। इट्स नॉट लाइक कि राम जेठमलानी के ऑफिस से वो जजमेंट वो जो उनका आर्गुमेंट वो बन गया है, वो भी बगल के रूम में बना है, आपका भी लाइब्रेरी में बना है। तो आपको आपस में कम्पीट करना है, तो ऑब्वियस चीज़ों की तैयारी आपने करनी है। देन आपको जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की जब आप जज के साथ डील करेंगे तो जज को लॉर्ड जरूर कहते हैं, लेकिन उनको एकदम भगवान नहीं मान लेते हैं। इज द जुडिशियल ऑफिसर हु इज अपॉइंटेड टू जज यू और ऐसे टू कंडक्ट द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। आप ड्यू रिस्पेक्ट उनको देंगे, लेकिन उनके सामने थरथराने की, कांपने की और एकदम एक दो शब्द गलत निकल जाए तो एकदम से कंफ्यूज हो जाने की, डरने की जरूरत नहीं है। इवन इन द रियल कोर्ट आज भी सीनियर एडवोकेट्स प्रॉपर रोज डांट खा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में तो मैं जब इंटर्नशिप कर रहा था तो मेरा प्रैक्टिस से भरोसा ही उड़ गया था। ऐसे ऐसे एडवोकेट जिनको आप मानते हो, जानते हो, आयल से पूछते हो, वो भी वहाँ पे 10-10 सेकंड की केस डिस्मिस करा के भाग गए। सो व्हेन आई से कि ऑन द ग्राउंड आप अगर फ्लक्चुएट कर जाते हो तो आपने भाई साहब बिल्कुल चिल मोड में सारा कुछ अच्छे से खत्म करना है और वापस जाके अपनी पोजीशन पर बैठना। जब आप आर्गुमेंट कर रहे होते हो तो आपको कोई भी कानाफूसी नहीं करनी। आप छोटे चिट्स रखें, सम ऑफ यू हैव डन योर पार्लियामेंट, तो पता है कि चिट के जरिए कम्युनिकेशन। तो अगर रिसर्चर है तो वो चिट के जरिए क्या कर सकता है? कम्युनिकेट करके दे सकता है। अगर आप बेंच के सामने कानाफूसी करेंगे ना तो वो अच्छा नहीं साउंड करता, ना ही बेंच को लगता है, बेंच यानी कि जज को लगता है कि वो रिस्पेक्टफुल है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ऑब्वियसली यहाँ पे पिटिशनर बैठे, रिस्पोंडेंट बैठे ऑन द अदर साइड। अब समझो, अगर मान लो कि उन्होंने कोई ऐसी बात बोली जो आपने बोला अरे अरे ये तो पूरी गलत बात बोल रहे हैं, आप अगर ये जाहिर कर देंगे बीइंग द पार्टिसिपेंट, अरे अरे पॉइंट ही गलत बोल रहे हैं, आप ये मास कर देंगे। बिकॉज यहाँ पर मूड कोर्ट में क्या है, आपको एक अच्छा एडवोकेट बनाना सिखाना है, ये एक्सरसाइज। सामने वाला जब तक आपका जो अपोनेंट है वो जब तक अपने आर्ग्यूमेंट्स रख रहा है, शांति से बैठ के उसको नोट डाउन करते रहो। रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट यूथ पार्लियामेंट जहाँ पे अरे अरे क्या बात कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं आप। दिस इज सिंपली कि आप जितना कोल्ड एंड काम होकर अपनी जगह पे बैठेंगे, आप उतना ही शानदार रिबटल 2 मिनट बाद उसको फेंक के मारेंगे।
तो व्हाट आई वांट टू से इज कि वहां पे अगर वो पूरा बोल दे कि नहीं आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी है ही 15 17 कुछ राइट टू इक्वालिटी, तो अपने शांत बैठे रहना। ये नहीं कि वहीं से आर्गुमेंट करना चल रहा है, क्या बात कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ गया, ये हो जाता है मूड कोर्ट में। आर्गुमेंट्स टर्न इनटू द हीटेड आर्गुमेंट, बट द फंडामेंटल रूल इज कि मूड कोर्ट में जो काउंसिल है, जो एडवोकेट है, वो सिर्फ जज से बात कर सकता है। वो देख सकता है इधर उधर, वो ऑब्वियसली फिल्मों में दिखाते हैं घूम घूम के बात कर रहे हैं, उतना यूजुअली नहीं होता, नॉर्मल पोडियम में खड़े होकर आप एडवोकेसी करते हैं। लेकिन वो किसी भी अपोनेंट काउंसिल को या अपने काउंसिल से बातचीत नहीं कर सकता। इस एग्रीमेंट भी है तो नोट डाउन करेगा, कोर्ट के सामने रखेगा, लेकिन इसके अलावा वो वहाँ पे किसी भी तरीके का डायरेक्ट डिबेट नहीं कर सकता। ठीक है, जब आप आते हैं बेंच के सामने तो आप जो है शुरू करते हैं जो अपना आर्गुमेंट, उसके पहले आपको बेंच की परमिशन लेनी होती है, तो अप्रोच में टाइस। सिमिलरली उसका एक वर्डिंग है जो कॉमन लगा कि मेड प्लीज द कोर्ट, माय नेम इज सो एंड सो, काउंसिल फॉर द पिटिशनर और सीकिंग परमिशन टू अप्रोच। इस तरीके की चीज़ें आप अपने हिसाब से, आप ये भी बोल सकते हो मे आई अप्रोच द डाइस, जो आपको समझ आए, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद जो है आर्गुमेंट जब आप शुरू करेंगे, दिस इज ऑल अबाउट ओरल आर्गुमेंट, बिकॉज दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर तुम्हें कैसे सिखाना है कि वो मेमोरियल कैसे ड्राफ्ट हो गया ना। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू रेडी फॉर द ओरल आर्गुमेंट्स। तो ओरल आर्गुमेंट में एक चीज़ जो ध्यान रखनी है, सबसे मजबूत हथियार से सबसे पहला बात करना है। मीन्स यू बिगिन विद द मोस्ट क्रूशियल एंड स्ट्रॉन्ग लीगल पॉइंट दैट यू आर हैविंग इन योर ब्रीफ केस एंड बिगिन विद द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट फर्स्ट। ये नहीं सोचना कि बड़ी लड़ाई में इस्तेमाल करेंगे, नो, दिस नो बड़ी लड़ाई मूड को, टाइम इज वेरी लिमिटेड, टाइम का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जज ने 2 क्वेश्चन पूछ दिए तो 2-4 मिनट तो जज ही खा जाएगा। तो इन दैट कंडीशन आपने इंश्योर क्या करना है भाई कि आप जो है अपना आर्गुमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को सबसे जल्दी बोलेंगे और सबसे प्रिसाइज वे में बोलेंगे। When you are talking about Article 15, you don't need to explain about Article 15. आपने बताना है कि Article 15 आपके केस से कैसे रिलेटेड है, आपने बताना है Article 19 आपके केस से कैसे रिलेटेड है। आपको आर्टिकल पढ़ाने की कोर्ट को जरूरत नहीं, ठीक है। What I want to say is, seek the most important point first. सबसे important point मूव कोर्ट में सबसे पहले Are we clear with this? सबसे important point, सबसे शानदार हथियार से बात करना है। वो नहीं करना है कि नहीं अभी रुक, अभी तू कर ले, मैं बताता हूँ तेरे को रिबटल की मेरे पास क्या है जाना है। No, you strong with the strongest point. This is the first rule of advocacy. Then जब सामने वाला बंदा आर्गुमेंट्स कर रहा है, ट्राई टू राइट डाउन द मेन जीस्ट ऑफ द आर्गुमेंट। ऑल्दो यू विल हैविंग मेमोरियल, अगर वो मेमोरियल से हटके कुछ बोल जाता है, कभी कभी घबराहट में और नर्वसनेस में आदमी इधर उधर की बातें कर रहा है, नोट इट डाउन। जब आप उसको अपने रिबटल में काउंटर करेंगे, आपको एक्स्ट्रा ब्राउनिंग पॉइंट्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। किस चीज़ के मार्क्स है? आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड के हैं, आपके एक्टिव लिसनिंग के हैं और आपके सिंसियरिटी के साथ पॉइंट को काउंटर करेंगे। तो इन सब चीज़ों के मार्क्स नोट करें। अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप शुरू करेंगे, आपको सबसे पहले फैक्ट्स की बात करनी है। आपको जज से पूछना है कि सर आपको फैक्ट्स पता है क्या? अगर पता है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ आर्गुमेंट्स की तरफ, नहीं तो मैं आपको फैक्ट्स बता देता हूँ, ठीक है। अगर जज कहेगा, जज का मन होगा कि चलो इसको 2 मिनट थोड़ा सुन लिया जाए फैक्ट, इसके मुझसे क्या इनको समझ आया, तो आपको फैक्ट कंटिन्यू करना बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आपको जो है जल्दी से जल्दी फैक्ट्स को खत्म करना है और ख़त्म करने के बाद सीधा आपको आर्गुमेंट्स के लिए प्रिपेयर करना है, इश्यूज को 1 by 1 एड्रेस करना है। शुरू में जब आप जज के पास अप्रोच करेंगे, आपको बता देना है, बिकॉज देयर आर 2 स्पीकर्स, तो आपको बता देना है कि फर्स्ट स्पीकर विल टेक 10 minutes and will deal issue number 1 and 3. The second counsel will take 8 minutes or 10 minutes and will deal issue 2 and 4. ये क्लैरिटी आपको कोर्ट को दे देनी है ताकि कोर्ट को भी पता रहे कि आप फंडामेंटली यहाँ पर किन इश्यूज को डील करने के लिए आए हैं। ये कर लीजिए आप। उसके बाद फिर आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। अगर फर्स्ट काउंसिल जो है वो 12 मिनट 14 मिनट आ गया, तो सेकेंड काउंसिल को उस टीम के कोई रहम लीगली मिलने की उम्मीद नहीं है। हाँ, जजेस जो है ऑब्वियसली दे हैव द राइट एंड पावर कि वो बोल सकते हैं चलो 2 मिनट और बोलिए, ठीक है। तो टाइम जितना भी पर काउंसिल मिल रहा है, आर्गुमेंट का लेंथ उसी हिसाब से रहेगा। आर्गुमेंट्स को आप फॉर द रेफरेंस रीड आउट नहीं करेंगे, बस आप उस चीज़ को जो है थोड़ा सा बीच बीच में रेफर करेंगे। कहने का मतलब, अगर मैं आर्गुमेंट बना के लाया हूँ, मैं जस्ट इंश्योर करके चलूँगा कि मैं सारे आर्गुमेंट्स बोल दूँ, लेकिन मैं एक सिरे से उसको पढ़ना शुरू
अब उसके बाद जो है आप एक बार कोर्ट की फिर परमिशन लेंगे that if the arguments are submitted, now the counsel seeks permission of the court to move to prayer. अब prayer यानी क्या? ये हाथ जोड़ के कुछ चालू नहीं। It is a very formal procedure. इसमें लास्ट स्टेज पे आप क्या बताते हैं कोर्ट को कि कहना क्या चाहते हो, आए क्यों इस कोर्ट में, क्या रेमेडी आपको चाहिए, क्यों केस यहाँ पे किया। तो आप बोलोगे कि सर द पार्टी इज सफरिंग फ्रॉम सो एंड सो, thereafter I request the court, I beg for the intervention of the court to reverse the order of so and so। मान लो XYZ को निकाल दिया गया, तो तीनों की प्रेयर क्या ही होगी, पहला कि उनको ड्यूटी में वापस रख लिया जाए, दूसरा कि उनको जो है जो भी उनकी सैलरी वैलरी ड्यू है वो दे दी जाए। प्रेयर में एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा डाल देना, वो डलती है एनी अदर ऑर्डर दैट कोर्ट कैन थिंक फिट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। ये एक लाइन है कि मिल जाएगी तुमको, ऑनलाइन में मिल जाएगी डेमोज में, ये जरूर डाल देना, क्योंकि कोर्ट का एक रूल है कि जितना मांगोगे कोर्ट उतना ही दे सकता है। तो इसलिए लास्ट में वाले क्लॉज जब आप डाल दोगे ना, तो फिर कोर्ट के पास एनॉर्मस पावर आ जाते हैं कि वो कोई भी आपको जजमेंट है वो मतलब कोई भी ऑर्डर को पास कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है कुछ एटिकेट्स की बात कर लेते हैं, मैनर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जज को आप जो चाहो बोल सकते हो, योर लॉर्डशिप बोल सकते हो, योर लेडीशिप बोल सकते हो। अगर विमेन जज, आई गेस देयर सब विमेन जज एक फैन ऑफ इट, योर लेडीशिप बोल सकते हो या फिर योर ऑनर बोल सकते हो, जो आपका मन करे बोल सकते हो। सर अवॉइड करना, क्योंकि फॉर्मल इवेंट्स में यूजुअली सर बोलने से आपने नर्वसनेस दिखती है। आप सर बोल रहे हैं, अरे भैया ऐसा तो नहीं होता है, पता चल रहा है हम किस पैनल के जज हैं, अरे शैलेश भैया क्या बात कर रहे हो यार, बच्चे तो ट्राई टू बी फॉर्मल, क्योंकि एक्सरसाइज है। कोर्ट में आप जज को तो नहीं बोल सकते ना, अरे सर क्या बात कर रहे हो। आपने देखा कि यूट्यूब वगैरह में वीडियो महोदय हजूर कुछ भी चल रहा है, बट इन कोर्ट ट्राई टू एड्रेस बाय योर ऑनर, लॉर्डशिप, लेडीशिप और एनी रिलेटेड, कोई दिक्कत नहीं, तुम देखो। एक इम्पोर्टेंट चीज जो तुम्हें ध्यान रखना है वो ये कि बहुत ज़्यादा सनी देओल स्टाइल की स्पीच नहीं देनी, किताबें फेंक दीजिए कानून की किताबें, नो, इट्स अ फॉर्मल आर्गुमेंट थिंग। स्टैंड एट योर प्लेस वेरी कन्वीनियंटली। आप जितना आराम से पोडियम पे खड़े होंगे आप उतना शानदार आर्गुमेंट करके जाएंगे, और आप उसी की जगह अगर ये सब बात फेंकना और आर्गुमेंट और एकदम को चालू कर देंगे, देखिए मार्क्स टॉप किया जाएगा तो फर्स्ट प्लेस पे, बट आपका कॉन्फिडेंस चला जाएगा, आपका एक्शन जो है ना आपके वर्ड्स को सरपास कर जाएगा। आप जो डिलीवर करना चाह रहे हो पोडियम में खड़े होकर नहीं कर पाओगे, तो अपने हाथ बेहतर क्या रहेगा, आई एम द पब्लिक स्पीकर सो आई नो दैट थिंग, कि ज़्यादा हाथ पैर हिलाने जाओगे ना तो अपने आर्गुमेंट्स मिस कर जाओगे। पोडियम के दोनों साइड पर कन्वीनियंटली हाथ रखो, या तो अपने मेमोरियल को हाथ में पकड़ लो, अगर आपके हाथ कांप भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको रख सकते हो, और आप एक हाथ से थोड़ा बहुत आर्टिकुलेशन ट्राई टू मेक इट टू द लेवल ऑफ चिन, चिन के नीचे रखो उसको हाथ को, दैट विल लुक क्वाइट डिसेंट। हाथ पैर फेंक के एकदम साहब ये गलत कर रहे हैं, इट्स नॉट द केस इन कोर्ट। ठीक है, इतने में तो कभी कभी हाई कोर्ट को गुस्सा आता है, वो लाइसेंस वाइसेंस रद्द कर, आज के यूट्यूब में जो वीडियो वायरल हो रहे हैं ना, वो कोर्ट का बड़ा इतना डर हो जा रहा है बच्चों में कि दे डोंट इवन वांट टू गो फॉर प्रैक्टिस, ये वो सब अवॉइड करना। फाइन, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट इवन आई विल से कि डोंट लर्न फ्रॉम मी व्हेन यू आर आर्ग्यूइंग इन अ कोर्ट। इट्स नॉट सम स्पीच, इट्स नॉट सम डिबेट, इट्स नॉट सम लेक्चर, यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, बातचीत हो रही है आपके जज के साथ, आप जज से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि ऑब्वियसली ना आपको कोई दिक्कत होगी, मान लो कि आपके भाई ने आपको मार दिया, बहन ने आपको मार दिया, और आप मम्मी के पास गए, मम्मी पास स्पीच नहीं दोगे, मम्मी को जो देखा मम्मी को छोड़ देते, कोर्ट को ये बताना सर देखिए ये वाले राइट का वायलेशन हो गया, ये हो गया। आपको सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन स्टाइल में बात करनी है, आप वहाँ पे आके खड़े होगे, धारा प्रवाह 10 मिनट अंग्रेजी भाषा का उपयोग करके जाएंगे, कोर्ट को तो आपने भाव ही नहीं दिया, आप जो घर से लिख के लाया था आपने पोडियम में बोला, आप चले। ट्राई टू लर्न कि कोर्ट को आपको इंगेज करना है। जजेस हैं मोस्टली वो बूढ़े होने के बाद वो चाहते हैं कि बात करो उनसे, और आप भाषण देने लगे ना उनके सामने बैठ के तो दिक्कत हो सकती है। वो फिल्मों में ना देख देख के लड़कों को बिगाड़ दिया गया। आपने ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स में कोर्ट रूम ड्रामा देखा है ना, इसमें आप देखते हो कि एकदम जज को तो बिल्कुल ये कि हाँ कुछ भी सुनने आया बैठो नहीं, ट्राई टू डू अ कॉन्वर्सेशन। मैं यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग ओपन अप नहीं हो रहे हो, मैं अगर कॉन्वर्सेशन करना चाहूँ आई कैन डू इट, लेकिन तुमको उसके लिए पार्टिसिपेशन देना पड़ेगा।
जब आप जज से बात कर रहे हैं, आपको एक आर्गुमेंट का प्रिपरेशन जो है ना, प्रेजेंटेशन वहाँ पे ऐसे करना है that you are asking for the what you can say relief from the court. आप कोर्ट को मना रहे हैं, आप कोर्ट को कन्विंस कर रहे हैं, फॉर कन्विंसिंग, फॉर somehow else presenting your argument, कॉन्वर्सेशन का होना जरूरी है। तो वो स्टाइल ऑफ डिलीवरी जो रहेगा, इट हैज टू बी कॉन्वर्सेशन। अब कॉन्वर्सेशन ये मतलब और कैसा बताइए। तो आपने जो रेलवे में देखा था, वो बोलता है यहाँ वहाँ के भी दिल्ली के आपके केसेस सुने हमने, आपने बहुत ज़्यादा वहाँ भी अति मचाई थी, ये सब नहीं। कॉन्वर्सेशन का मतलब आपका स्टाइल ऑफ डिलीवरी विल बी कॉन्वर्सेशन, दैट योर सीनियर्स विल शो यू हाउ टू डू इट। दे हैव वन एक्सरसाइज, तो हम करके दिखाएंगे उनको कैसे। अब एक इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान रखना है कि जजेस कभी भी आपको रोक के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप पढ़ते एकदम फ्लो में हो, एकदम बहे जा रहे हो, अगर जो ड्रिलिंग जजेस आएंगे तो वो क्या कर सकते हैं कि आपके आर्गुमेंट के सबसे बेस्ट पॉइंट पर जब आप फ्लो में रहोगे, आपको टोक देंगे मिस्टर काउंसलर परमिट आई वांट डाउट, तो इस चीज़ के लिए तैयार है। यस सर, आई थिंक द पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड इन द लेटेस्ट स्टेज। या कुछ भी आप अच्छे से बोलो, प्यार से बोलो, गुस्सा तो आता है। जब आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, मैं ही बोल रहा हूँ, तो बीच से आपने टोक देंगे, मुझे गुस्सा तो आएगा, थोड़ा सा मतलब मुझे लगेगा अरे यार बह रहा था मैं भावनाओं में, तुमने रोक दिया। बट उस चीज़ की आदत डालो। इसकी आदत कैसे डालनी है? जब तुम 3 लोग प्रैक्टिस करोगे, मान लो पिटिशनर साइड से तुम्हारा आर्गुमेंट तुम एक दूसरे को बोल रहे हो, ठीक है, तो अपने रिसर्चर को सबसे पहले जज बना लो और उसको बोलो कि देख भाई तुमने काम किया नहीं किया, मेहनत की नहीं की, लेकिन बीच बीच में ना मैं टोक, ताकि हमें इस चीज़ की थोड़ी सी मेंटल आदत हो जाए कि कोई बीच में आपको बात करने में टोके तो कैसे रिएक्ट करना है। कुछ लोग एकदम विचलित हो जाते हैं, सर मेरी बात काट दिया। जज इज देयर टू ग्रिल यू, दैट्स द फंडामेंटल। और यहाँ पे चीजों की बात नहीं कर रहा। इंट्रामोड में यू मे गेट वेरी सॉफ्ट जजेस, दे मे ट्रीट यू लाइक योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेकिन जब आप जाएंगे ना बाहर किसी भी नेशनल मूड कोर्ट में, तो आप ये समझिएगा कि आपने जो है एकदम गर्म कढ़ाई पे अपने पैर रख दिए, नाउ यू आर बाउंड टू बी ग्रिल्ड। तो उसकी तैयारी कैसे होगी? आपस में एक दूसरे को इतना ग्रिल कर लो और इतना टोक दो कि उस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो। डिस्ट्रैक्शन की जितनी आदत डालोगे ना, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस और आपका कंसंट्रेशन पोडियम पे होगा। व्हेन आई से दिस इसका ये मतलब नहीं कि जोर से आवाज़ में गाना वाना बजा दिया अच्छा आर्गुमेंट नहीं। व्हेन आई से दिस, आपको मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपस में टीम में आपको इन चीज़ों की भी प्रैक्टिस करनी है। मेरी ट्रस्ट में ये चीज़ें आपको यूट्यूब वीडियो में मिलेगी ना, दिस आर ऑल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो होता है, जिसकी कुछ तरीकों से मैंने ट्रेनिंग सजेस्ट की है, आप चाहो तो उसको कर सकते हैं। अब उसके बाद मान लो जज ने कोई क्वेश्चन पूछा और आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया, कभी कभी ये दिक्कत होती है। जज जो है ना 2 मिनट का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 2 मिनट आपसे कुछ पूछ रहा है, उसको भी मजा आ रहा है कि हाँ बढ़िया मैंने ये सब पॉइंट को मेंशन कर दिया, ऑडियंस को समझ आ गया कि जज पढ़ लिख के आया है। वो करते हैं जजेस, दैट ईगो सैटिस्फैक्शन इज वेरी मच देयर इन द मूड। तो भाई साहब आप पूरी चीज़ों में से जो मेन आपको क्वेश्चन वाले पॉइंट लग रहे हैं उसको बुलेट नोट्स बना लो, और बुलेट नोट्स बनाने के बाद बोलो सर इफ आई मे रिक्वेस्ट वेदर दिस इज योर क्वेश्चन, मुझे बोलेगा यस दिस इज माय क्वेश्चन, ठीक है, आप आंसर करना चालू करो। कभी कभी 2 मिनट की जज, हाँ आप स्पीच देने नहीं आए, आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, लेकिन जज कभी कभी स्पीच देने आया होता है, वो बोलते हैं पहले सुन 2 मिनट मैं भी पढ़ के आया मेरा भी। उन चीज़ों के लिए भी रेडी, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो क्या करना है, थोड़ी देर आपको दे दीजिए, ठीक है। अब ये है कि ठीक है, अगर जज ने पूछा कोई चीज़, मैंने सीधा तुमसे पूछा कि मिस्टर काउंसलर डू यू हैव जुरिस्डिक्शन ऑन दिस मैटर और नॉट, तो अब आपको बोलना है इधर यस और नो, ठीक है। अब जब मैं पूछूं व्हाई सो, तब आपको आगे बात करनी है। पता चले मैंने जुरिस्डिक्शन पर बात की, आपने मुझे सीधा सीधा आर्टिकल 32 एक्सप्लेन कर दिया और उसके बाद इधर जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बीइंग द जज, देन जज कैन इंटरप्ट, बट जज डोंट लाइक्स टू बी इंटरप्टेड। व्हेन यू हैव कन्वर्सेशन विद सम ऑफ योर फ्रेंड्स, वो आपकी पूरी बात काट के चलेगा, आप उनकी बात नहीं काट सकते। रीजन इज, द रूल इज कि व्हेन जज स्पीक समथिंग, आपको बीच में उनकी बात नहीं काटनी है। वो अगर स्पीच लिख के लाए हैं उनको बोलने दो, और उसके बाद आप जो है वहाँ पे कर सकते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको बोर्ड स्टाफ के साथ, जजेस के साथ रिस्पेक्टफुल रहना है। आपको बीच बीच में टाइम दिखाया जाएगा, 5 मिनट्स ओवर,
10 मिनट्स लेफ्ट, 2 मिनट्स लेफ्ट, टाइम ओवर, तो आप पैसे ना 2 मिनट, ओके ओके, ट्राई टू बी वेरी पोलाइट। इधर पूरा पूरा जो है आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिस्पॉन्स अपना शो करना। सवाल ये आता है कि चलो ठीक है, आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी है, ये बताओ ये इंट्रा मोड में पार्टिसिपेट करें या ना करें, क्योंकि इतनी चीज़ें सीखने के लिए कम से कम 4-5 मूड कोड तो लगेंगे। सी द थिंग इज कि मैंने तुम्हें ये बातें बताई बिकॉज आई वांट यू टू बी द बेस्ट ऑफ बेस्ट। आप भी बनो, और बनोगे तब जब पहले इवेंट में पार्टिसिपेट लाइफ के करोगे। अगर 5 साल मूड कोड ही नहीं करोगे देन डोंट एक्सपेक्ट कि 5 साल बाद जब आप कोड जाओगे तो आपको पोडियम में खड़े होते ही जज एकदम बोलेगा अरे खेल के लिए आएंगे, लीजिए ऑर्डर। प्लीज डोंट गो दैट वे। अभी से ट्रेनिंग शुरू करो एंड प्रैक्टिस के लिए जाना है चाहे नहीं जाना है, मूड कोड इज वेरी एसेंशियल। कॉर्पोरेट फॉर्म्स में आपने इंटर्नशिप करनी है तो भी आपने मूड कोड करना जरूरी है। अगर आप आगे चल के अगर प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं तब भी आपको मूड कोड करना है। आपको इन चीज़ों में नहीं भी जाना है तो भी वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मूड कोड। ऐसे राइटिंग, यूथ पार्लियामेंट, ऑल दिस थिंग्स आर ऑक्सिलरी। जब सीरियसली आपसे पूछा जाएगा ओके चलो इन चीज़ों को, एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ों को, स्पीच डिबेट को साइड करो, एनएसएस को साइड करो, एनसीसी को साइड करो, ये बताओ आपने मूड कोड कितने किए, कॉन्फ्रेंसेस कितने किए, वहाँ पे जाके साइलेंट नहीं होना है। बिकॉज ट्रस्ट मी, हम लोग जिस टाइम पे यहाँ पे पढ़ते थे ना, हमें मूड कोड की इंपॉर्टेंस किसी ने नहीं बताई। उसके बाद में जो नीड और वैल्यू है किसी ने नहीं बताई। जब हम 4th और 5th ईयर में चले गए तो हम मेंटली रिटायर हो चुके थे मूड कोड से, मुझे लगा आप क्या जाके ग्रिल में यार। तो आप लोग को वो गलती नहीं करनी है। स्टार्ट इट राइट द वे। इधर आ जाओ, इधर एक दिन लाइफ में आके जो है ना ग्रिलिंग्स झेल लो, एक दिन आके अपने आर्गुमेंट प्रेजेंट कर लो, उसके बाद आगे के मूड कोड में आपको प्रॉब्लम नहीं है। इन आवर इंस्टीट्यूशन HNLU व्हाट वी डू कि अगर आपको मूड कोड में बाहर जाना है तो हमारे पास 2 व्यवस्थाएं हैं। अगर 2 टीम्स बाहर जाना चाहती हैं हम उनका चैलेंजर करा देते हैं। चैलेंजर में क्या होता है, 2 टीम्स को हम आपस में भिड़ा देते हैं, जो जीता उसको बाहर भेज देते हैं। अगर इंटरेस्टेड ही एक टीम है तो हम क्या करते हैं, हम उनका करते हैं एक तरीके का जिसको कहते हैं बेंचमार्क। अब बेंचमार्क पे हमारे ही फैकल्टीज जज बन के बैठते हैं और उनको एकदम बोलते हैं ना कि सुपर ग्रिल कर देते हैं। और सुपर ग्रिल करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि इन बच्चों को हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम लेके कहीं रिप्रेजेंट करने भेजा जाए या नहीं। और आपको बताना ये ज़रूरी है कि जो बेंचमार्क राउंड होते हैं जिसमें एक ही टीम होती है, सोचो एक टीम ही हार के बाहर हो जाए, अकेले रेस में दौड़े हार के बाहर हो जाए, कितना दुख होता है। बट हमारे यहाँ पे जो बेंचमार्क में रिजेक्शन रेट है इट इज 60%। तो बेचारे मेमोरियल बनाते हैं, आर्गूमेंट्स बनाते हैं और उसके बाद उनको HNLU बोल देते हैं कि तुम HNLU को रिप्रेजेंट करने के लायक नहीं। बट इट इज मैटर ऑफ प्राउड एंड ग्रेट सेटिस्फैक्शन। हमें बहुत दुख लगता है। सी आप किसी को बेंचमार्क में अगर टीम को बाहर करते हैं ना तो इट इज इक्विवेलेंट हो कि आप किसी को हलाल कर रहे हैं। बेसिकली वो 10 रात तक की मेमोरियल बनाते हैं। जीजू में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और आपके पास इनॉर्मस मूड कोड्स हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ से शुरू करो क्योंकि अदर इंस्टीट्यूशंस में तो लेस टैलेंटेड लोगों को रिप्रेजेंट करने का मौका ही नहीं मिलता। एंड यू आर लकी गाइज दैट यू आर स्टार्टिंग इन द GGU, जहाँ अगर आप मूड कोड में जाना चाहते हो एक एप्लीकेशन हेड सर को देके 10 मिनट में आपको अप्रूवल मिल जाए। वहाँ पे हम अप्रूवल भी नहीं देते, हम मीन्स आर अथॉरिटीज दे डोंट गिव अप्रूवल। तो आपको जो मुझे बेस्ट चीज़ लगती है GGU के बारे में वो है कि GGU बिलीव्स इन मेकिंग द बेस्ट, नॉट इन चूजिंग द बेस्ट। हमारे यहाँ पे क्लैट जैसे एग्जाम्स हैं कॉम्प्लिकेटेड, वो लोगों को नहीं निकालते सुपर रिच और सुपर एलिट। हमारे यहाँ पे हम निकालते हैं द रॉ टैलेंट जिसमें इनॉर्मस पोटेंशियल है टू ग्रो, टू फ्लरिश एंड टू अचीव एवरीथिंग इन देयर लाइफ। In Colossus you have done that. I am so proud of you. But I want you to excel in this intramood. And then my closing argument is maximum teams should do their mood court debut in this intramood. Easiest and beautiful opportunity as created by the organizers, Prashasti, Nikita, Arushi, Vidhi and everyone, all of their team members. I congratulate them and I thank them for inviting me. After 5 years, finally I am here. Great feeling, and I want to be here once again. Okay, so he's our alumni, Shailesh Pandey sir, and what you want to say about like
the moot court and all the things and all the discussions that happened today. We have to participate. We have to start participating. और बाकी सारी चीज़ें ना पार्टिसिपेशन के साथ धीरे धीरे क्लियर हो जाती हैं. फर्स्ट स्टेप इज द टफेस्ट वन Yeah. एंड द जर्नी ऑफ 1000 miles start with the one step. Yes. So that's how I want to say.